को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए आज आपका भारतीय संविधान और यहाँ पर आपका विश्व का भूगोल से जो भी प्रश्न आपके 2022 में आपके पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर के यहाँ पर लेटेस्ट प्रश्नों की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए सभी लोग। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। चलिए वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। चलिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहले नंबर का देखिए, आपको यहाँ पर जवाब देना है। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? अवशिष्ट शक्तियों की बात हो रही है। आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर, यहाँ पर कनाडा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आपके यहाँ पर आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय देखिए, संसदीय और जो आपकी शासन प्रणाली है ना, वो आपके ब्रिटेन से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व किया गया था, वो किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक राज्य, ये सब है। सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है ना, यही वाला आपका मुख्य विशेषता नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग यहाँ पर किया गया था? बताइए, बर्मा को भारत से अलग किया गया था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? है ना, बर्मा को देखिए भारत से अलग किया गया था। आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है, भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर ये पहला ही कहता है, भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है ना, ये प्रश्न जो हमने बहुत बार आपको कराया है। बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए आपका बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, 565 थी आपकी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद एक भारत को क्या घोषित करता है? अभी देखिए अनुच्छेद 1 बताया था ना, भारत राज्यों का संघ है, अभी हमने बताया था आर्टिकल नंबर 1 है ना। अब इसे घुमा के पूछ लिया गया तो यहाँ पर संघ राज्य के बारे में बताएगा, संघीय नहीं संघ राज्य होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 करता है कि भारत राज्यों का संघ है, संघ राज्य, संघीय वाला मत लगाइए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 7 नंबर के यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कहाँ से लिए गए थे। तो ये लिए गए थे आपके फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श है कहाँ से लिए गए थे? यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर सही होगा, फ्रांसीसी संविधान। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम आमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? आमुख कहते हैं, है ना। आमुख यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? देखिए आर्टिकल नंबर 19 सभी लोगों को पता ही होगा, स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका, वो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 के बीच में ही तो है। समानता का अधिकार आपका 14 से लेकर 18 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 और 24 में, शोषण के विरुद्ध है आपका 23-24 है आपका। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से लेकर 28 के बीच में है, 25 से 28 के बीच में आपका है। तो आंसर यहाँ पर बी नंबर होगा, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। यहाँ पर आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है ना, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका है आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? यहाँ पर 29 होगा, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 30 की बात करेंगे, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग कहीं भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन में मतलब स्थापना कर सकते हैं, कहीं भी शैक्षणिक संस्थान। और यहाँ पर 26 की बात करेंगे, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। और 27 नंबर में आपका किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के
सामुदायिक भावना से संबंधित, मतलब यहाँ पर आपका जो 27 नंबर है ये आपका धर्म से संबंधित है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमने बताया भी था 25 से लेकर 28 नंबर तक आपके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको यहाँ पर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है लिखा हुआ है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर आपका पता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 के तहत ये रिट जारी करता है और 226 के तहत ये जारी करता है रिट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का नहीं पढ़ते, आर्टिकल नंबर 32। अगला प्रश्न बताइए, यही तो आर्टिकल नंबर 32 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण बताना है भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये आपका मौलिक अधिकार संबंधित है। देखिए 12 से 35 में, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप पढ़े नहीं, 32 नंबर आर्टिकल नंबर 32 के तहत ही तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आपकी रिटें जारी करता है, ठीक है ना। और उच्च न्यायालय वाला याद रखिएगा आर्टिकल नंबर कितना है, 226 है। और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय कितना है, वो 32 है, ठीक है ना। ये दोनों आपको आर्टिकल अच्छे से याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। रिटें 5 प्रकार की होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। टोटल 5 प्रकार की रिटें होती है, याद रखिएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। रिक्त स्थान है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। मौलिक अधिकार देखिए अभी हमने बताया था आर्टिकल नंबर 32 भाग नंबर 3 अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है? अब देखिए मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है ना। इनमें से आपको बताना है मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, है ना, ये मानववाद विकसित करना। देखा जाए तो सभी के सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। एक बार ये प्रश्न और पूछा गया था कि ये मौलिक कर्तव्य आपका कब आया, तो ये 42वां संविधान संशोधन आपका 1976, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 का का जोड़ा गया। कौन सा? 4 का का जोड़ा गया, है ना, 4 का का जोड़ा गया। और यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और इस समय वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, उसमें देखिए 10 थे, जब जोड़ा गया था 10 थे आपके। लेकिन आपका ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और संविधान अब जोड़ा गया आपका मौलिक कर्तव्य। उसमें क्या था कि माता पिता अभिभावक के द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है ना। इसलिए टोटल आपके कितने हैं, टोटल आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। और किस देश से लिया गया है? आपका रूस से लिया गया, रसिया से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने, 11 हैं, है ना। हाँ 42वां संविधान में तो 10 ही थे, बाद में एक और जोड़ा गया ना 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, किसमें किया गया है? अभी हमने बताया था भाग नंबर 4 के काम में, ठीक है ना। इसी में तो आपको जोड़ा गया था 1976 में, है ना। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर आपका ये जोड़ा गया था। हाँ हाँ बिल्कुल बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए जो भी प्रश्न हम आपके लिए है ना वो 2022 के लिए रिसेंटली, क्योंकि अगर मान लो कोई पिछला प्रश्न अगर रिपीट हो गया तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। भारतीय संविधान के लिए यहाँ पर बताना, डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे, है ना, किस संविधान से प्रेरित थे, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो ये जो आपके प्रेरित थे ना ये आपके आयरलैंड से थे। कहाँ से थे? आपके आयरलैंड। वैसे भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका भाग नंबर 4, है ना, भाग नंबर 4 36 से 51, ठीक है ना, भाग नंबर 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान लिखा, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, हाँ ना, ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका 36 से 51 ही है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश से लिए गए हैं, भाग नंबर 4। अगला प्रश्न बताइए, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका जोड़ा गया था, है ना। तो यहाँ पर बताइए कौन सा जोड़ा गया था, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना विकल्प नंबर, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। हाँ पेट 2022 में पूछा गया था, बताइए कौन सा जोड़ा गया था। थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न थोड़ा बड़ा सा है, हल्का सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे दिख रहा होगा। चलो यहाँ पर बताइए कौन से जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल नंबर 39 के काम में ये आपका जोड़ा गया था, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर वाला है। चलिए बी नंबर है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना 20 नंबर बताना, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में बताइए कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये होती है दोस्तों विधानमंडल के, ठीक है ना, विधानमंडल के। यहाँ पर विधानमंडल में ही तो विधानसभा, हाँ बिल्कुल सही है, विधान परिषद आता है, ठीक है ना, विधानमंडल में ही विधानसभा और विधान परिषद आती है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है ना, किसके पास होती है? तो ये होती है आपकी लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। अगला प्रश्न बताइए। अनुच्छेद 245 के अकॉर्डिंग आपको बताना है संसद का कार्य क्या है। आर्टिकल नंबर 245 के अनुसार आपको बताना है संसद का कार्य क्या है। तो देखिए संसद कार्य क्या, देखिए 245 और 255 तक, अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर आपके 255 तक, ठीक है ना, याद रखिएगा 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। और 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा किसी भी भाग के लिए एक विधि यानी कानून बना सकती है। तो कानून बना सकती है, आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है ना, उच्च न्यायालय का मतलब स्थापित करने का अधिकार किसे है? ये संसद के ही पास है। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है ना, स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर होगा आपका वैधानिक निगम, ठीक है ना, वैधानिक निगम जो आपका है ना, ये आपका एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका होगा। यहाँ पर पूछा गया लोकसभा में पद धारण अवधि की न्यूनतम उम्र कितनी? लोकसभा की अगर बात करेंगे तो लोकसभा के लिए कितनी है? लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए आपकी कितनी होती है? 30 वर्ष होती है ना। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है। वोट अगर डालना चाहते हैं तो उसके लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्य बनना है तो 21 वर्ष चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन है? यहाँ पर आपको बताना है भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन है। तो याद रखिएगा भारत के जो पहले हैं ना अटॉर्नी जनरल है, भारत के महान्यायवादी हैं। और ये आर्टिकल नंबर 76 में इनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर कौन सा है? भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है 76 में। तो याद रखिएगा भारत के पहले विधि अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ना, अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आप मात्र अगर 25 साल के हैं तो आप बन सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। 25 साल में आप लड़ सकते हैं। राज्यपाल के लिए अलग बात है, 35 वर्ष चाहिए, है ना। बाकी आप प्रधानमंत्री अगर बनना चाह रहे हैं तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। बस 25 साल में ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा के जब सदस्य होंगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। तो 25 साल इसकी निर्धारित की गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? आसान सा प्रश्न है और उम्मीद है जवाब सभी का सही आएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके यहाँ पर दिलाते हैं। अगला प्रश्न बताइए। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए वर्तमान में कौन हमारे महान्यायवादी हैं, कौन हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये सब याद कर लीजिएगा करंट में, है ना, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो इनको जो अपडेटेड है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इस समय सीईओ कौन है नीति आयोग के, है ना, वो भी बदल चुके हैं। सब इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो जो अपडेट हुए हैं। राज्यपाल वगैरह याद कर लीजिएगा कहाँ पे कौन से राज्यपाल हैं कौन से स्टेट के, तो थोड़ा इसका फायदा आपको एग्जाम में मिल जाएगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है ना। यहाँ पर आप बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ, कौन शामिल नहीं है? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर का बताया जा रहा है, डी नंबर, राज्यों के मुख्यमंत्री, है ना, बिल्कुल सही है। राज्यों के मुख्यमंत्री आपके नहीं शामिल हैं। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की देखिए सही आयु आपसे पूछा गया है और यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष है, बिल्कुल सही है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग की अगर हम बात करेंगे, है ना, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है केंद्र और राज्य संबंधों से, केंद्र और राज्य संबंधों से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है, गठन के बारे में है? तो आपका आर्टिकल नंबर कौन सा? 124 है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में आपका है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल नंबर आपका 123 है, याद रखिएगा। राज्यपाल 213। अध्यादेश के बाद याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की अगर स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है तो उसके जस्ट एक आर्टिकल बढ़ा दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो पंचायतों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना, आपने पढ़ा होगा। और इसमें 243 बिल्कुल सही है। 243 में भी कई पार्ट हैं, है ना। 243 में भी कई पार्ट हैं आपके, है ना, ABCD करके या का करके बहुत सारे हैं। तो आर्टिकल 243 पूछा गया, यही वाला आप लगा दीजिए।
243 समझ जाइए, वो पंचायत से ही संबंधित आपका है आर्टिकल। अगला प्रश्न बताइए, 1992 में संसद के द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में है ना, के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, 73वां, बिल्कुल सही है, 73वां संविधान संशोधन आपका 1992, अभी हमने आपको बताया था। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। हाँ 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय जोड़े गए थे, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? देखिए 3 ही स्तर है आपके ना, 3 स्तर है, बस आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 3 स्तर वाला आपको लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता की है ना आपका ये पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में आपकी प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1900 कितने में की थी? 59 में की गई थी, है ना, 1959 में की गई थी सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में। चलो आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है, कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये अनुच्छेद नंबर बताता है आपका 110। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, है ना, 110 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपका आंसर आपका है। देखिए धन विधेयक है नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष अगर बोल दिया तो मान लिया जाएगा, याद रखिएगा। और एक प्रश्न और पूछा गया था एक बार कि जो धन विधेयक होता है ये केवल, दोस्तों याद रखिएगा, केवल ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। धन विधेयक केवल आपका लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? 343 किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है संघ की राजभाषा के बारे में। संघ की राजभाषा भाग नंबर 17, ठीक है ना, भाग नंबर आपका किस में आता है? 17 में आता है, याद रखिएगा। और ये अनुच्छेद नंबर कहाँ से? 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक आपका ये संघ की राजभाषा के बारे में आपका बताया गया है। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को, यहाँ पर लिखा हुआ विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है ना, लगभग समान शक्तियां प्राप्त है। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर पहला ही विकल्प बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ विधायी मामलों में लोकसभा और राज्यसभा को धन विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है ना, धन वाला आपको ऑप्शन लगा देना है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां, कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया है। अनुसूचियां की बात करेंगे तो आपके 12 अनुसूचियां याद रखिएगा, 12 अनुसूचियां याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जब संविधान आपका बना था मूल संविधान तब आपकी 8 थी, लेकिन वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। अगर मूल संविधान के अनुच्छेद की बात करेंगे 395, वो अलग बात है कि उसके बाद कई पार्टों में उसको जोड़ा गया है, जोड़ेंगे तो हो सकता है 450 के पार पहुंच जाएगा, लेकिन वैसे आपके 395 ही मूल अधिकार आपके हैं। 12 अनुसूचियां हैं और भाग आप जानते ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में, है ना, 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था, है ना, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, 40 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रांतीय सरकारों, है ना, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है ना, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं, आपको पहली दिख गया होगा, द्विस्तरीय सरकार, है ना, द्विस्तरीय सरकार यहाँ पे नहीं है। 395 अनुच्छेद है भारत में, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है, ठीक है ना। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है भारत का, ये भी आपको याद रखना है। बाकी सब है आपके त्रिस्तरीय, है ना, केंद्र राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार का अस्तित्व है। त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय नहीं है, त्रिस्तरीय, केंद्र राज्य और स्थानीय, स्थानीय स्तर में आप ग्राम पंचायत नहीं पढ़ते हैं, राज्य हो गया, फिर केंद्र, 3 प्रकार की। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। चलो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर पूछा गया किस मंत्रालय के अधीन है ना, किस मंत्रालय का अधीन है? तो ये आपका होगा गृह मंत्रालय, ठीक है ना, गृह मंत्रालय आपका बिल्कुल सही आंसर आपका सही होगा। इसका जो है 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। हाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है ना, पुराना प्रश्न पूछ लिया क्या? चलो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? अब तो राजीव कुमार है ना, ये तो 24वें नंबर के थे आपके, है ना, ये आपके सुशील चंद्र थे, 24वें नंबर के थे। अब वर्तमान में है राजीव कुमार, ये तो पहले पूछा है ना, वर्तमान पूछेगा तब ये, अब वर्तमान में आपके राजीव कुमार है, ठीक है ना।
वर्तमान में राजीव कुमार हैं, पहले पूछा गया था 2021, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया? देखो कई बार क्या होता है ना, प्रश्न पुराना पूछ लेता है, इसलिए हमने आपको क्या बताया कि लेटेस्ट न पूछ के थोड़ा पिछला पूछे, इसलिए कोई भी डाटा पढ़िएगा तो उसका एक पिछला जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, और यहाँ पर आपका बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, कौन सी सरकार आम लोगों के लिए सबसे करीब है ना। कौन सरकार है, तो आपकी कौन सी बताइए, आप ही समझ गए होंगे। राज्य केंद्र सबसे नजदीक कौन सा होता है, स्थानीय होता है ना, स्थानीय होता है, पास में है। कोई भी जो पंचायत वगैरह चुनाव नहीं होती, नगर निगम वगैरह, ये सब स्थानीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। यही आपके क्या होता है, सबसे पास होता है, करीब होता है। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ये तो आपका शायद शुरू हो गया भूगोल, है ना। विश्व का भूगोल के यहाँ से प्रश्न आपके स्टार्ट है। चलिए भूगोल टॉपिक है आपका, विश्व का भूगोल यहाँ पे चलेगा। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है, तो आंसर आपके यहाँ पर होगा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, ओजोन होल यानी यहाँ पर बताइए किससे संबंधित है, तो ओजोन होल जो संबंधित है ना आपका, ये समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से, ठीक है ना। ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं कि कम होती जा रही है, यानी पतली होती जा रही है। एक टेक्टोनिक प्लेट क्या जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। एक टेक्टोनिक प्लेट क्या जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर डी बता रहे हैं, फिलीपीन प्लेट, है ना। फिलीपीन प्लेट यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो ये आपका टोटल किया गया 24 टाइम जोन में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेट 2022 में पूछा जा चुका है। जीएमटी का बताइए यहाँ पूर्ण रूप क्या होता है, तो ग्रीनविच क्या होता है, मीन टाइम होता है। बताइए जीएमटी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा, और जीएमटी का बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे। अगला प्रश्न बताइए, कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती, कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र को गमछा झार, ये ट्रिक है आपका, है ना। तो उससे आप पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं आसानी से कि उड़ीसा यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सब है आपका। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का देखिए पूछा गया है, सबसे बड़ा नदी द्वीप यहाँ पर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका माजुली द्वीप हो जाएगा। देखो दो बार पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया और जूनियर असिस्टेंट 2020 में भी प्रश्न आपका पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना, निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था। पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था, आपको बताना यहाँ पर आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है। और बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है और बताया जा रहा है, विकल्प नंबर ए कह रहे हैं, दामोदर, है ना। किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था, दामोदर नदी। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध बनाया गया था। 1959 में इसका उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, अगर गर्म मरुस्थल की बात करेंगे सबसे बड़ा, तो आपका सहारा मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है ना। यहाँ पर आपको बताना कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, तो यहाँ पर आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा, ठीक है ना। कैस्पियन सागर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून कहा जाता है। तो बताइए इसे मानसून कहा जाता है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, और इसे कहा जाता है मानसून यानी प्रस्फोट कहा जाता है, प्रस्फोट कहा जाता है, प्रस्फोट यानी फटना, ठीक है ना। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस घटना को मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, याद रखिएगा। हाँ, मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला है, लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम होता है, ठीक है ना। एक बार ये हमने आपको हिंदी में भी पढ़ाया था कि मानसून शब्द का अरबी भाषा में मौसम शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ मौसम होता है। आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ओमान की देखिए राजधानी आपसे पूछा गया है, ओमान की राजधानी यहाँ पर बताया जा रहा है ओमान। देखिए मनामा की राजधानी आपकी बहरीन है, यहाँ पर राजधानी इसकी क्या बहरीन है ना, बहरीन है। माले की राजधानी की बात करेंगे मालदीव है,
मास्को की बात करेंगे, मास्को राजधानी है किसकी है, रूस की है ना, रूस देश की राजधानी है ना ये। और यहाँ पर मस्कट जो है ना ये ओमान की है, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। तो मस्कट वाला देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, देखिए इजराइल की राजधानी पूछा गया है, तो इजराइल की राजधानी यहाँ पर आपका जेरूसलम हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, पोलैंड की देखिए आपको राष्ट्रीय मुद्रा बताना है। पोलैंड आप सभी लोग जानते हैं मध्य यूरोप में स्थित एक देश है, और इसकी जो आपकी मुद्रा है आपकी पूछा गया है। इसकी राजधानी की बात करेंगे वारसा है, राजधानी क्या है, वारसा है ना, राजधानी भी याद रखिएगा, और राजधानी क्या है, वारसा है, ये राजधानी है, ठीक है ना, ये राजधानी है। मुद्रा पूछा गया है, तो यहाँ पर जलाटी हो जाएगा, जलाटी यहाँ पर क्या है, मुद्रा है, हाँ जलाटी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, हंगरी के देखिए पूछा गया है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ये कई बार पूछा भी गया है, हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है, याद रखिएगा बुडापेस्ट है। लेकिन यहाँ पर आपसे मुद्रा पूछा गया है, तो मुद्रा याद रखिएगा हंगेरियन पाउंड है, हंगेरियन पाउंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, नहीं नहीं एक सेकंड, हंगेरियन पाउंड नहीं है, हंगेरियन फोरिंट है, फोरिंट है दोस्तों, फोरिंट है, सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही है। हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो आपकी हंगेरियन फोरिंट है ना, राजधानी आपकी बुडापेस्ट है, और मुद्रा आपकी क्या है, हंगेरियन फोरिंट है, फोरिंट याद रखिएगा, फोरिंट। अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है ना, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अमेजन वर्षा वन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका होगा। ताना रिवर मंगाबे यानी वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है, ताना रिवर मंगाबे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है, ये देश का नाम है आपका केन्या। कहाँ पर पाया जाता है, केन्या में पाया जाता है, याद रखिएगा केन्या, यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है ना, यहाँ पर आपको बताना है दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। तो आंसर आपका होगा यहाँ पर थार मरुस्थल, थार मरुस्थल यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, थार मरुस्थल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ दिन का तापमान तो अधिक रहता है और रात्रि में काफ़ी कम रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो देखिए भारत का स्कॉटलैंड जो कहते हैं ना वो कहते हैं कुर्ग को कहते हैं, कुर्ग यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। कुर्ग जो है ना कर्नाटक का एक प्रमुख है, काफ़ी उत्पादक जिला है आपका कुर्ग, कर्नाटक में जो काफ़ी होती है ना एक जिला है आपका कुर्ग है, उसी को हम कहते हैं भारत का स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहते हैं, इसे दक्षिण भारत का हम कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है, तो यहाँ पर जवाब क्या होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, उल्टा पिरामिड बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, उल्टा पिरामिड यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार रेगिस्तान है में पाया जा सकता है, दुनिया में सबसे ऊंचा जो ज्वार है ना ये पाया जा सकता है, तो ये फंडी की खाड़ी में पाया जा सकता है, कनाडा में, ठीक है ना, कनाडा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, कनाडा में पाया जा सकता है, कनाडा, फंडी की खाड़ी पड़ती है ना कनाडा में, वहीं पे आता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, कनाडा आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। किसी पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है ना, बताइए किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दिया है, तो दिया है आपका आंसर जाएगा घाना, अफ्रीकी देश कौन है, घाना, घाना ने दिया है, आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, 2004-05 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है, देखो कितना डाटा पुराना पूछा गया है ना, और एग्जाम आपके 22 मई 2022 को हुआ था, तो पूछा गया किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई थी 2004-05 में, तो 2004-05 में जो वृद्धि हुई थी ना वो एशिया में हुई थी, कौन से, एशिया में हुई थी, किस महाद्वीप में हुई थी, एशिया महाद्वीप में हुई थी, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। हाँ अब देखिए, अगर हम आंकड़े अगर हम बात करते हैं 2020 और 21 के अगर अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, 2020-21 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है,
ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में वृद्धि है, 2004-5 में एशिया में था आपका, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, अगर 2021 के डाटा से अगर मान लो प्रश्न बनेगा तो फिर आपको अफ्रीका महाद्वीप आपको लगा के आना है। तो इस तरीके से आपके जो 69 प्रश्न थे आज आपके संविधान का कवर कर दिए हैं और आपका विश्व का। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।